अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन उतना ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट इस टॉपिक को याद करना लाजमी है कि ये तो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो अब पढ़ते हैं क्या है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। जैसे का नाम है कि ये क्या है, अल्सरेशन है। अब इसमें अल्सरेशन कहाँ पे होती है? आपकी जीआईटी ट्रैक में। जीआईटी ट्रैक में मेनली आपके स्टमक की और ड्यूडेनम की। तो ये क्या है? अल्सरेशन है, अल्सर फॉर्मेशन है मेनली इन ड्यूडेनम एंड स्टमक म्यूकोजा या स्टमक। अब इसी की बेस पे हम इसकी दो टाइप्स बना लेते हैं। एक होगी ड्यूडेनम अल्सर्स हैं और दूसरी कौन सी है? गैस्ट्रिक अल्सर्स है। तो इनको पहले बताने से पहले आपके इन पेप्टिक अल्सर्स डिजीज़ की जो कॉजेज़ हैं मैं पहले वो बताया था, उसके बाद इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इनको सिम्टम्स बेस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इनकी कॉमन कॉजेज़ बता देता हूँ क्या होगी। वो कॉजेज़ जो दोनों के अंदर कॉमन होगी पहले वो बता देता हूँ। मेनली हमने क्या करना है कि ड्यूडेनम और स्टमक के अल्सर्स को उनके सिम्टम्स बेस पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो कॉजेज़ में आ जाती हैं सबसे पहली मोस्ट कॉमन कॉज, बाकी सब आप बेशक भूल जाएं, ये नहीं भूलना आपने, क्या होगी? एच पाइलोरी, एच पाइलोराई या एच पाइलोरी जैसे भी आपने याद करना है। मोस्ट कॉमन कॉज है ये, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, ये याद रखना है। और 95% केसेस में ये ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं। 70% क्या होंगे? ये 95% केसेस के अंदर ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं और 70% कौन से होते हैं? स्टमक अल्सर्स होते हैं। एच पाइलोरी मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा क्या होगी कॉजेज? कर्लिंग अल्सर्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, कुशिंग अल्सर्स ड्यू टू रेज आईसीपी, ड्यू टू एन ट्रॉमा और एनी ट्यूमर, और इसके अलावा अल्कोहल, और इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में सेकंड नंबर पे आ जाते हैं एनसिड्स। ये याद रखना कि एनसिड्स इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस करेगा, अल्सरेशन कॉज करेगा। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, स्टमक और ड्यूडेनम को। ड्यूडेनल अल्सर्स को और गैस्ट्रिक, अब इसके जगह एक अच्छा लफ्ज़ यूज़ करें, गैस्ट्रिक अल्सर्स। गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉमन कॉजेज़ यही हैं, बस फ़र्क ये है कि मोस्ट कॉमन ये और लेस कॉमन ये होगा। तो अब ये है कि आपका एक जनरल सा मैं एक स्टमक बनाता हूँ, लाइक कुछ समथिंग लाइक आपका एक स्टमक है, ये इसका लेसर कर्वेचर है। आपको बस ये याद रख लें फ़िलहाल के लिए, लेसर कर्वेचर है। और यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे सप्लाई कर रही है। लेसर कर्वेचर पे कौन सी आर्टरी है? लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जहाँ पे ड्यूडेनम आ जाएगा, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई कर रही है। ये दो आर्टरीज़ का नाम याद रख लेना है। ड्यूडेनल अल्सर्स के अंदर जब ड्यूडेनल अल्सर्स होंगे तो इसके अंदर जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी, अगर ब्लीडिंग होती है तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होगी ब्लीडिंग की, कौन सी आर्टरी की डैमेज होगा, वो कौन सा होगा? गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। जबकि अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स हों, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर्स में मोस्ट कॉमनली कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व होता है? आपके स्टमक का लेसर कर्वेचर। यहाँ पे लेसर कर्वेचर पे कौन सी होगी? एक तो लेसर कर्वेचर याद रखना है, सेकेंडली आपने इसकी आर्टरी याद रखनी, कौन सी थी? लेफ्ट
गैस्ट्रिक आर्टरी। तो पहला एमसीक्यू तो आपका यही हो गया कि इस गैस्ट्रिक जो ड्यूडेनल अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स की जो कॉज है ड्यूडेनल अल्सर है, उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। अगर ब्लीडिंग हो तो वो कौन सी है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और अगर स्टमक इन्वॉल्व हो गैस्ट्रिक, तो उसकी वजह से कौन सा होगा, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इसके अंदर स्टमक का कौन सा मोस्टली इंपॉर्टेंट जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है, कौन सा लेसर कर्वेचर इन्वॉल्व होता है। सेकेंडली ये आ जाएगा कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस होगा तो डाइजेशन होगी, ओके ठीक है, डाइजेशन होगी। अब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो HCl की प्रोडक्शन भी कम होगी, HCl ज़्यादा होगा, ऑलरेडी जहाँ पे ज़ख़म है ऑलरेडी वहाँ पे अल्सर्स हैं, एसिड वहाँ पे और डैमेज कॉज करेगा। तो जब हम खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर्स वर्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स जो हैं वो पेन करते हैं, जबकि हम जब खाना नहीं खाएंगे तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होंगे वो रिलीफ, वहाँ पे पेन नहीं होगी, रिलीफ रहेगा। तो ये याद रखना। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आफ्टर हैविंग मील पेन, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विथ पेन आफ्टर हैविंग मील। और इसके अंदर फास्टिंग में पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पेन की। एम्प्टी स्टमक कह लें, फास्टिंग कह लें, इसके अंदर पेन रिलीफ होगी। कैसे, हम खाना खा लेंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक के अंदर जो एसिड है वही आपके ड्यूडेनम में जाएंगे। तो अगर वही इस्तेमाल हो जाए, खाना हजम करने में ख़त्म हो जाएगा HCl, तो ड्यूडेनल अल्सर्स को वो डैमेज नहीं करेगा। तो पेन रिलीफ बाय मील, बाय हैविंग मील। तो ये लोग जब खाना खाएंगे बताएंगे पेशेंट आगे कि हम जब खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक पेन ख़त्म हो जाती है, जब भूखे पेट होते हैं तो दर्द होती है। इसी तरह जब हम खाना खाएंगे HCl प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर पेन होगी, और जब हम खाना नहीं खाएंगे तो पेन नहीं होगी। इसका ऑपोजिट है, खाना ना खाने पे, भूखे पेट पे, खाली पेट पे पेन होगी, खाना खाने पे पेन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें खाना खाने पे पेन होगी, इसमें एम्प्टी स्टमक पेन रिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सिर्फ ये याद रख लें, आपकी डिजीज़ जो है आपका MCQ पिक हो जाएगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रख लें। थर्ड लेस लाइकली है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाला बंदा हर वक्त खाना खाता रहेगा दर्द से बचने के लिए, तो ये क्या होगा, ये भी पॉइंट याद रख ले, ओबीज होगा, मोटा होगा। जबकि वो बंदा जब हम खाएगा तो पेन हो गया, पेन से बचने के लिए वो कुछ खाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, स्लिम स्मार्ट होगा, वीक होगा। ओबीस नहीं होगा ये बिल्कुल भी। तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के पॉइंट्स हैं। बाकी सारी डिजीज़ बेशक भूल जाएं, इन्वेस्टिगेशन के अलावा ट्रीटमेंट भी इवन के भूल जाएं, डिफ्रेंशिएट करना नहीं भूलना आपने। अब कर लेते हैं, और कॉजेज़ में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो एक मिस हो गया था। कॉजेज़ के अंदर आपके अगर पेशेंट को पैंक्रियास का ट्यूमर हो, पैंक्रियाटिक कैंसर हो, उसमें अगर गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिनोमा अगर हो जाए, गैस्ट्रिक हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करेगा, आपका जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। गैस्ट्रिक हार्मोन ज़्यादा होगा, डाइजेशन ज़्यादा होगा। डाइजेशन कौन सी चीज़ करवा रही है, HCl करवा रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस होगा तो अल्सर्स वर्स होंगे। तो उसको कहते हैं हम ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या है, पैंक्रियाटिक कैंसर में, पैंक्रियाटिक कैंसर में क्या होगा, गैस्ट्रिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, HCl ज़्यादा होगा, HCl ही तो अल्सर्स कॉज कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको इंशाल्लाह सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट नहीं आपने भूलना, दोनों की कॉजेज़ में आ जाता है।
कॉजेज़ दोनों की सेम है, बस ये फ़र्क है कि एच पाइलोराई जो है वो 95% क्या करता है पेशेंट्स में ड्यूडेनल अल्सर्स कॉज करता है और 70% गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉज करता है। तो ये था दोनों का डिफरेंशिएट, ड्यूडेनल अल्सर्स क्या होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर्स में क्या होता है। अब हम कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन से पहले इनकी कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम्स भी तो पता होना चाहिए। मेन एक सिम्टम पेन से तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सी डिजीज़ होगी। ये पेशेंट जब भी आएगा कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करेगा। आप इसकी डिज़ीज़ के बस फिजियो याद रख लें, आपकी कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग याद हो जाएगी। क्या हो रहा है, पेशेंट का अल्सर्स हो रहे हैं, अल्सर्स होगा तो पेन होगी। अब अल्सर्स वर्स होंगे, अल्सर्स हो रहे हैं, ज़ख़म हो रहा है, ज़ख़म से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो पहली जो आ जाएगी वो होगी ब्लीडिंग फ्रॉम द अल्सरेशंस। अब ब्लीडिंग के साथ पेशेंट को हेमेटोमेसिस भी हो सकता है, हेमेटोमेसिस भी आ जाएगा इसमें, मतलब खून की उल्टी करेगा। और मेलिना भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। ब्लीडिंग, अब वहाँ पे अल्सर ज़्यादा होते जा रहे हैं, ज़ख़म बढ़ता जा रहा है, क्या होगा, वहाँ पे सुराख हो जाएगा। सुराख को हम क्या कहते हैं, परफोरेशन। अब अगर परफोरेशन हो गया, सुराख हो गया, तो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे कहाँ जाएंगे, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में जाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कॉज कर देंगे। अब पेशेंट को बेशक छोड़ दे, पेरिटोनाइटिस भी छोड़ दें, परफोरेशन भी छोड़ दें, अल्सरेशन है, तो क्या होगा, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर एक और चीज़ होती है, पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये याद रखना है। अब इसके अलावा आ जाएगा अल्सर्स ज़्यादा हैं, अल्सर जो एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, बस इतना ही इनफ है, कॉम्प्लिकेशन का भी छोड़ दें बाकी। अब करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। यही आपको सिम्टम्स आएंगे, यही एक कॉम्प्लिकेशन पूछी जाएगी। इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा इसका, बेस्ट इनिशियल टेस्ट आप सिर्फ एच पाइलोराई याद करें, मोस्ट कॉमन कॉज तो वही है ना। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसका आ जाएगा स्टूल एंटीजन। स्टूल एंटीजन मेनली हम फॉर एच पाइलोराई के लिए करवाएंगे। सिम्टोमेटिक बेस पे हम पता कर लेते हैं कि ये एच पाइलोराई हो सकता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ही एच पाइलोराई है। अब इसके अलावा ये है बेस्ट इनिशियल टेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी से हम अल्सर्स चेक करेंगे, वहाँ से हम बायोप्सी ले लेंगे, बायोप्सी लेते लेते साथ में कल्चर कर लेंगे। एंडोस्कोपिक बायोप्सी प्लस कल्चर, मोस्ट कॉमन मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, एंडोस्कोपिक बायोप्सी प्लस कल्चर। अब क्या होता है, स्टूल एंटीजन थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। सेकेंडली एच पाइलोरी के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ब्रेथ टेस्ट। बाकी सब आप बेशक भूल जाए, मोस्ट एक्यूरेट भी भूल जाएं। नाइट्रोजन ब्रेथ टेस्ट, नाइट्रोजन नहीं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे। यूरिया क्या करेंगे, ब्रेथ टेस्ट करेंगे। इस वजह से करेंगे कि ये जो एच पाइलोराई बैक्टीरिया है ये मोस्ट स्पेसिफिक फॉर है एच पाइलोराई। ये इसलिए करेंगे कि जो पेप्टिक अल्सर्स के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है क्या करता है, आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है।
यूरिया को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और उसकी अपने सराउंडिंग में एक कोटिंग बना लेता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉज कर ले, अपने सराउंडिंग में बना लेता है। कोट बन गया, वो कोट क्या करेगा, उसको दिफा करेगा, उसको डिफेंड करेगा फ्रॉम HCl एसिड से, वो खुद को बचाएगा। लेकिन अब एसिड का काम है, हमारी बॉडी का काम है कि एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, कि उसको ख़त्म करे, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर रहा होता, वो क्या करता है, उल्टा अल्सर्स कॉज कर रहा होता है। नॉर्मल फिजियो क्या है, नॉर्मली क्या होता है, H पाइलोराई क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया को कन्वर्ट कर देता है किस में, अमोनिया में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये दोनों प्रोटेक्टिव कोट बनाएंगे अगेंस्ट प्रोटेक्टिव कोट अराउंड बैक्टीरिया के अराउंड क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव कोट बना लेंगे जो इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl। अब यही HCl की प्रोडक्शन इसी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा होती जाएगी और वही अल्सर्स कॉज कर देगा। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या करते हैं, हम बाहर से यूरिया देते हैं लेकिन हम उसको लेबल कर देते हैं, निशानी लगा लेते हैं। तो इसके अंदर यूरिया का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने टेस्ट का नाम याद रख लेना है, वही इनफ है। हमने क्या करना है, बाहर से यूरिया देना है लेकिन लेबल्ड विद कार्बन 14। कार्बन 14 जब ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो अमोनिया के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कार्बन 14 लग जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल होगा उसमें पता चल जाएगा कि ये लेबल्ड है, मतलब अंदर H पाइलोराई है। ये टेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं और हम ट्रीटमेंट मतलब रिकवरी के लिए भी यूज़ करते हैं कि पेशेंट रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेशेंट की रिकवरी रेट क्या है, तो ये हम रिकवरी रेट के लिए भी चेक करते हैं। स्टूल एंटीजन हो गया, ठीक है, ये हो गई इसकी इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक दोनों का डिफरेंस, सेकंड पे आ जाते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट, थर्ड पे आ जाएगा पेशेंट का ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब ड्रग्स ट्रीटमेंट, जो मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो होता है वो। ट्रीटमेंट में आ जाएगा, हम इसके अंदर करते हैं एक ट्रिपल थेरेपी करते हैं। ट्रिपल थेरेपी मतलब 3 ड्रग्स होंगी, कौन कौन सी होंगी, पहली आ जाएगी PPIs, मतलब ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पे आ जाती है कौन सी ड्रग, अमोक्सिसिलिन, मतलब पेंसिलिन दे लेंगे, पेंसिलिन के अंदर कौन सी है, अमोक्सिसिलिन, प्लस थर्ड पे आ जाएगी क्लिथ्रोमाइसिन। ये हम देंगे ट्रिपल थेरेपी में। अब इतना भी याद कर लो, इतना इनफ है, यही थेरेपी यूज़ करके पेशेंट ट्रीट हो जाता है, रिकवर हो जाता है। MCQs में भी आपको यही पूछा जाएगा कि आपने बताओ कि ट्रिपल थेरेपी किसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर H पाइलोराई का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रिपल थेरेपी। इसके अलावा अगर इससे रिकवरी नहीं होती, हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल मतलब 4, इसका मतलब 3 था, तो इसमें हम 4 ड्रग्स यूज़ करेंगे। जो 4 कौन सी होंगी, पहली नंबर पे सेम टू सेम PPI आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा मोक्सिसिलिन की जगह फ्लैजल जो यूज़ करते हैं, मेट्रोनिडाजोल, यूज़ कर लेंगे। फिर आ जाएगा बिस्मथ, एंड फोर्थ पे एंटीबायोटिक में आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन। यूज़ करेंगे, मतलब डॉक्सीसाइक्लिन।
अभी एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना है, कुछ पेशेंट्स को क्या होता है ऑलरेडी अमोक्सिसिलिन से वो क्या होते हैं एलर्जिक होते हैं। तो जो पेशेंट यहाँ पे एलर्जिक होंगे तो उसके लिए हम मेट्रोनिडाज़ोल ही यूज़ करेंगे, मेट्रोनिडाज़ोल मतलब फ्लैजल, सेम क्वाड्रिपल थेरेपी वाला। इनसे भी ये मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, इनसे भी ठीक नहीं होता है तो सर्जरी का एक एमसीक्यूज़ आ जाता है, हम इसके बाद सर्जरी करेंगे। सर्जरी के नाम याद रख लेना है। सर्जिकल प्रोसीजर में पहली सर्जरी आ जाती है बिलरॉथ 1। बिलरॉथ 1 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्टमक का जो वाला पोर्शन इन्फेक्टेड पोर्शन है पाइलोरस इन्वॉल्व होता है। ये पॉइंट बताना भूल गया हूँ कि एच पाइलोरी के वजह से अगर अल्सर्स होंगे तो मेनली पाइलोरस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पाइलोरस को रिमूव करते हैं और बकाया जो पार्ट है स्टमक का उसको किसके साथ एनास्टोमोस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, स्टमक को एनास्टोमोस कर देते हैं विद रिमेनिंग ड्यूडिनम के साथ। ये उसमें करते हैं कि जिसके अंदर पाइलोरस इन्वॉल्व हो, ड्यूडिनम इन्वॉल्व ना हो, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर। फिर आ जाता है जिसके अंदर ड्यूडिनम इन्वॉल्व है तो उसके अंदर करेंगे हम बिलरॉथ 2। बिलरॉथ 2 में क्या होगा, पाइलोरस ही रिमूव करेंगे लेकिन स्टमक को किसके साथ एनास्टोमोस करेंगे, विद ड्यूडिनम को रिमूव कर देंगे और ड्यूडिनम के साथ एनास्टोमोस कर देंगे। ड्यूडिनम को या तो रिमूव कर देंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे। तो जो भी कंटेंट्स होगा ड्यूडिनम का स्टमक में जाएगा या स्टमक का जो कंटेंट है वो ड्यूडिनम के थ्रू बाहर आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये था सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या होगा। बिलरॉथ करते हैं अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो बिलरॉथ 1 करते हैं जिसके अंदर ड्यूडिनम इन्वॉल्व हो, जिसमें ड्यूडिनम इन्वॉल्व ना हो, स्टमक इन्वॉल्व हो, पाइलोरस रिमूव किया, जो ड्यूडिनम है उसके साथ जोड़ दिया, रिमेनिंग जो बचेगा स्टमक का उसके साथ। लेकिन अगर ड्यूडिनम ही इन्वॉल्व है तो ड्यूडिनम को या तो ब्लॉक कर देंगे या तो रिमूव कर देंगे और जो बकाया हिस्सा होगा स्टमक का उसको एनास्टोमोस कर देंगे ड्यूडिनम के साथ। तो ये था पेप्टिक अल्सर डिजीज़। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। एक तो आपने याद रखना है क्या है कि गैस्ट्रिक और अल्सर्स। अब एक पेशेंट आया उसने कहा कि सर मैं जब खाना, एक तो अगर तो ओबीज़ आया, मोटा आया तो समझ आना कि खाना बहुत खाता है। खाना इसलिए खाता है कि वो जब भूखा होगा तो उसके पेट में दर्द होगी, एब्डोमिनल पेन होगी ड्यू टू अल्सरेशन, एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा होगा खाना खाने से एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा, जो एसिड है वो यूटिलाइज हो जाएगा फूड के ब्रेकडाउन के अंदर, मतलब एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो ड्यूडिनल अल्सर्स हैं उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स एक सूखा सा चिड़ा सा एक बंदा आता है, मतलब कमज़ोर सा आता है, हड्डियों का ढांचा आता है, क्या करेगा आके कि सर मैं जब खाता हूँ तो मुझे पेन होती है, जब मैं भूखे पेट रहता हूँ पेन ख़त्म हो जाती है। तो मतलब क्या है कि एसिड की प्रोडक्शन होती है फूड के आने से, तो वो एसिड अल्सर्स को डैमेज करेगा, पेन कॉज करेगा। तो ये तो दोनों की डिफ्रेंशिएशन होगी। मोस्ट कॉमन कॉज एच पाइलोरी है, इसके अलावा ज़ोलिंजर एल्सन सिंड्रोम याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन में आप ये भी याद रख लें कि अपने इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट ये भी ऐड कर लें कि हम पेशेंट की गैस्ट्रिक हार्मोन लेवल भी चेक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने एडिनोमा है उसको तो आपने किसी के साथ चेक कर लेना है बायोप्सी के साथ। लेकिन अगर इसका ट्यूमर फाइंड आउट करना तो उसको आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उससे आपको ट्यूमर पता चल जाएगा। तो मैं बता ये रहा था कि डिफ्रेंशिएशन हो गया, मोस्ट कॉमन कॉज आगे आपका एच पाइलोरी है। इसके अलावा सेकंड पे आप याद रख लें ज़ोलिंजर एल्सन सिंड्रोम, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि वो पैंक्रियाटिक कैंसर है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक हार्मोन ज़्यादा है, HCl ज़्यादा है, HCl ज़्यादा है तो अल्सरेशन है।
अब अल्सरेशन है तो पर उसकी आ जाएगी, अल्सरेशन की वजह से ब्लीडिंग होगी। अगर तो ड्यूडिनम है तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, अगर तो स्टमक का है, गैस्ट्रिक है तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऑफ लोअर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। अब ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए। इन्वेस्टिगेशन में यूरिया ब्लड टेस्ट याद रख लेना, और इसके अलावा मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट एंडोस्कोपिक बायोप्सी प्लस कल्चर। ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है क्वाड्रिपल थेरेपी या ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी क्या थी, पेशेंट को क्या देना है, पीपीआई देना, अमोक्सिसिलिन देनी, क्लिथ्रोमाइसिन देना। अगर अमोक्सिसिलिन से पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है, एलर्जिक है, तो आपने कौन सी देनी है, मेट्रोनिडाजोल। क्वाड्रिपल में आ जाएगी मेट्रोनिडाजोल प्लस पीपीआईज प्लस बिस्मथ प्लस टेट्रासाइक्लिन। अगर इनसे भी ठीक नहीं होता है तो सर्जरी करेंगे। सर्जरी में से फ़िलहाल ये याद रख लें कि इसमें बिलरोथ 1 करते हैं और बिलरोथ 2 करते हैं। तो ये था पेप्टिक अल्सर डिजीज़।